नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण और आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए द्विघात समीकरण। इस वीडियो में हम समझेंगे द्विघात समीकरण को। द्विघात समीकरण की जितनी भी कंडीशंस होती हैं, जितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उन सभी को यहाँ पे हम डिटेल में समझते हैं। द्विघात समीकरण, इससे पहले मैंने पढ़ा है, ठीक है, रेखीय समीकरण। तो द्विघात समीकरण को समझने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें। हमने ये पढ़ा था कि ये होते हैं आपके टर्म, ठीक है, x+2, यानी कि x आपका टर्म है, 2 आपका टर्म है। जब इनको प्लस या माइनस के चिन्ह के साथ ऐड करते हैं तो ये बन जाते हैं हमारे बहुपद। क्या बन जाते हैं? बहुपद। ये बहुपद बन जाते हैं। और जब ये बहुपद बन जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसके इक्वल में कुछ रख दे वैल्यू, यानी इसके इक्वल में मैं कोई एक वैल्यू रख देता हूं, मान लो ये 4 रख दिया मैंने, तो अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया आपका समीकरण। क्या बन गया? समीकरण बन गया यहाँ पे, ठीक है, समीकरण। ये कहलाएगा आपका समीकरण, ये आपका समीकरण कहलाएगा। अब यहाँ पे बात होती है कि हम तो यहाँ पे द्विघात समीकरण को पढ़ रहे हैं, तो यहां पे देखना होता है कि जो चर राशि होती है, चर राशि आपकी यहाँ पे कौन है? चर राशि आपकी यहाँ पे है x, और इसकी अधिकतम घात यदि 2 हो, अधिकतम घात यदि 2 हो, तो ये जो समीकरण है ये आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो यहां पे आप अगर इसको ऐसे कर दो, यानी कि इसी बहुपद को आप इस तरह से कर दो, x² + 2 = 4, ये आप कर दो। या फिर आप यहां पे ऐसे लिख दो कि x² + 2 = 6। मैंने एक वैल्यू चेंज कर दी है। तो ये देखो यहां पे जो चर है, चर की अधिकतम घात कितनी है? चर x²। क्या है? चर आपका x² यहां पे है, और इस चर की अधिकतम घात कितनी है? घात जो है घात 2 है। कितनी है? 2 घात है। तो जिस चर, यानी किसी ऐसे समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए, 2 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, अधिकतम घात कितनी हो? सिर्फ 2 हो। तो इस तरह के समीकरण आपके द्विघात समीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विघात समीकरण कहलाते हैं। तो यहां पे अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, दिए गए चर की अधिकतम घात 2 हो, ठीक है, यानी कि जो भी आपका इक्वेशन द्विघात समीकरण होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी, यानी कि चर राशि है उसकी अधिकतम घात 2 होगी। आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको प्रॉपर तरीके से, यानी कि वो इस तरह से क्वेश्चन नहीं देंगे कि आपको दिख जाए कि उसमें चर राशि पे 2 घात हैं या नहीं है, ठीक है। आपको क्या करेंगे कि थोड़ा सा वो अरेंज कर देते हैं और फिर आपसे पूछते हैं कि दी गई कंडीशन या जो इक्वेशन है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो उसको देखो, आपको दे सकते हैं x इन ब्रैकेट x+1। ये अब आपसे पूछा जाएगा कि दी गई कंडीशन में ये जो बहुपद दिया गया है, ठीक है, ये आपका द्विघात बहुपद है या नहीं। क्योंकि अगर हम इक्वल का साइन लगा देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा। तो अगर इस तरह से भी दे सकते हैं, आपसे पूछेंगे कि दी गई कंडीशन या फिर जो बहुपद का गुणनखंड दिया गया है, ये गुणनफल दिया गया है, ये द्विघात बहुपद को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर इक्वल नहीं लगा है तब। तो इसको समझने के लिए हम इसको पहले प्रॉपर वे में करते हैं। मतलब प्रॉपर वे का मतलब अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, अगर कोई लाइक टर्म है, लाइक टर्म मतलब समान घात के पद हैं, तो उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो भी करना होता है, तो सबसे पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो x × x x², x + x × 1 x = 0। अभी आपको यहां पे देखना है कि ये जो कंडीशन है इसमें x की अधिकतम घात कितनी है। तो अगर x की अधिकतम घात आपको यहां पे 2 मिलती है, क्या मिलती है? 2 मिलती है, तो आप कह सकते हो कि ये आपका क्या है? ये आपका द्विघात
समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या हो गया? ये द्विघात समीकरण आपका कहलाएगा। इस तरह से पहचानते हैं। मैं यहां पे एक और एग्जांपल लेता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं x इन ब्रैकेट x प्लस 4 x इन ब्रैकेट x प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मैं ये लिखता हूं यहां पे। तो क्या ये द्विघात बहुपद है? तो इसको जानने के लिए इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x का मल्टीप्लाई x के साथ करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में समान चिन्ह के साथ समान वैल्यू दी हुई है, तो ये क्रॉस हो जाती है। तो 4x इक्वल्स टू 0 क्या ये द्विघात समीकरण है? तो नहीं है। क्या है आपका? नहीं है। ये आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये होता है द्विघात समीकरण को किस तरह से पहचानते हैं। उसकी अधिकतम घात 2 होती है चर राशि की। इस तरह से इसको हम पहचानते हैं। तो इतना सभी मैंने सीखा द्विघात समीकरण को लेकर। अभी हम बात करते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। द्विघात समीकरण जो भी आपका होगा उसको हल कैसे करते हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहली विधि होती है, ठीक है, गुणनखंड विधि। कौन सी होती है आपकी? गुणनखंड विधि, जिसको बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो इससे पहले हम ये भी सीख लेते हैं जो गुणनखंड विधि होती है। अच्छा, इसी अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा और सीखते हैं। वो ये सीखते हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है इसका जो मानक रूप होता है, मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, मानक रूप। तो मानक रूप यानी कि यहां पे लिख सकते हो आप स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपकी होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। बट यहां पे एक कंडीशन होती है कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो a है, x का जो कॉफिशिएंट है वो b है, कांस्टेंट वैल्यू c है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ये कंडीशन दी गई है और उसमें a का जो कॉफिशिएंट हो यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट हो वो आपका 0 हो। क्योंकि अगर a स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट a है, अगर ये 0 होगा तो फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं, ठीक है। आपका b का जो कॉफिशिएंट है वो 0 हो सकता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखो x की वैल्यू यहाँ पे नहीं, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है इसमें नहीं यहाँ पे दर्शाया गया है। साथ ही साथ में हम बात करते हैं कि जो कांस्टेंट वैल्यू है, अगर आप ऐसे इसको लिखना चाहो कोई इक्वेशन लेके एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट वैल्यू c है उसको यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। यानी कि एक बार यहाँ पे b इक्वल टू 0 हो गया और एक बार यहाँ पे c इक्वल टू 0 हो गया, c इक्वल टू 0 हो गया। एक बार c इक्वल टू 0, एक बार b इक्वल टू 0, तब तो हमारे ये आपके द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर किसी कंडीशंस में a स्क्वायर यानी कि जो a का जो कोफिशिएंट है वो अगर 0 हो जाता है तो फिर वो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, क्योंकि 0 के साथ जब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराओगे तो पूरा जो बहुपद होगा, पूरे बहुपद में जो एक्स स्क्वायर की घात है यानी कि एक्स की अधिकतम घात है वो कम हो जाएगी और फिर वो आपका द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। चलो, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसकी मैंने बात की। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है।
अभी हम बात करते हैं जो द्विघात समीकरण होते हैं उनको कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की जो विधियां होती हैं उनको समझ लेते हैं। हल करने की विधियां, हल करने की विधियां। तो हल करने की विधियों में सबसे पहली बात आती है, अच्छा हल करना क्या होता है। पहले तो ये देखो हल क्या होता है। हल करना मतलब सिंपल सा, देखो यहाँ पे अगर हम हल की बात करें, हल करना यानी सॉल्व करना, ठीक है। और हल क्या होता है, हल का मतलब जीरो या मूल या शून्य हिंदी में बोल सकते हैं, या रूट बोलते हैं, बहुत सारे उसको वर्ड दिए गए हैं। हल करने का मतलब होता है कि जो भी आपका बहुपद दिया होता है उसमें x की उन वैल्यू, वे वैल्यू जो रखने पे वो बराबर हो जाएगी कि राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू, ये बराबर हो जाए। जैसे कि इक्वेशन की मैं बात करता हूं, मैंने यहाँ पे लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे क्या करना है कि आपको ये बताना है कि x की वे वैल्यू बताओ आप, ठीक है, जो x की जगह पे रखने पे, यानी इस x की जगह पे अगर हम उनको रख दें तो ये सिचुएशन जो है वो क्या हो जाए, इक्वल टू 0, 0 के बराबर हो जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि 3 विधियां यूज करते हैं। तो पहली होती है आपकी गुणनखंड विधि, दूसरी होती है आपकी पूर्ण वर्ग, ठीक है, बनाकर स्क्वायर और पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण कहा या पूर्ण वर्ग विधि। तीसरी विधि होती है आपकी द्विघात सूत्र या फिर जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य विधि, ठीक है, उसके द्वारा सॉल्व करते हैं। तो ये 3 विधियां होती हैं। मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर ये 4 है, उस तरफ लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4। चूंकि 0 है, 0 में से -4 करोगे तो कोई भी यहाँ पे नहीं होगा, माइनस का था प्लस का हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये है, तो x इक्वल टू क्या होगा, तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 और प्लस -2। तो जब एक तरफ स्क्वायर रूट चढ़ा देते हैं और उसका जब स्क्वायर रूट खत्म करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस रखते हैं, क्योंकि ये नंबर जो होता है आपका प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। क्योंकि दोनों कंडीशन में अगर एक्स का आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो आपका 4 ही मिलेगा, चाहे माइनस का रूट का स्क्वायर करोगे या फिर केवल √4 का स्क्वायर करोगे तब भी वही रहेगा। तो ये होता है इसका हल, यानी x के वे मान जो दिए गए इस समीकरण में रखने पे दोनों साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपकी 0 हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। 0 रूट या फिर हम उसको हल बोलते हैं, शून्य बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड्स के लिए यूज किए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन होती है। अब हम बात करते हैं विधि पे। तो एक तो विधि आपकी होती है, फर्स्ट मेथड जो होता है वो होता है आपका गुणनखंड विधि। कौन सी होती है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं कि जो भी आपका इक्वेशन दिया रहेगा, जो भी आपका द्विघात समीकरण दिया रहेगा, उसके मध्यपद, मध्यपद मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक को 2 भागों में ब्रेक करते हैं और कुछ इस तरह से ब्रेक करते हैं कि जिन 2 भागों को में ब्रेक किया गया है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वही मध्यपद आ जाए, और अगर उन 2 पदों का मल्टीप्लाई आपस में कराएं तो उनका जो मल्टीपल है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म जो टर्म है उनके मल्टीपल के बराबर आ जाए। तो मैं यहाँ पे लेता हूं एग्जांपल, यहाँ पे मैं लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है आपका, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सभी कंडीशन फॉलो कर रहा है। x पे पावर भी 2 है यानी अधिकतम घात 2 है। यहाँ पे देखो bx यानी x का कोफिशिएंट भी दिया है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू c भी दी हुई है। तो मध्य पद कौन है आपका, मध्य पद की बात करते हैं यहाँ पे, तो मध्य पद है आपका 5x, कितना है 5x। तो 5x को ही आपको ब्रेक करना है कुछ इस तरह से कि अगर जोड़ा या घटाया जाए तो 5x आए। जैसे कि अगर मैं 2 को ब्रेक करता हूं तो 2 को ब्रेक आप कर सकते हो 1 + 1 में, 2 को ब्रेक आप ऐसे भी कर सकते हो 3 - 1 में,
3, -1 में, यानी कि जोड़ोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 ही आनी चाहिए। सेम इसी तरह से 5 को आप ऐसे ब्रेक करोगे कि अगर उनको जोड़ा जाए तो 5x ही आ जाए, और अगर उनको मल्टीपल कराया जाए तो प्रथम यानी कि ये पहला पद और ये अंतिम पद की संख्याओं का जो मल्टीपल यानी गुणनखंड होगा, गुणनफल होगा, उसके बराबर आ जाए। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। चलो इसको हम करते हैं ब्रेक। देखो 5x को हम लिख सकते हैं 3x + 2x। आप ऐड करके देखो कितना आएगा 5x। इसको आप ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस का साइन, 6 को आप ऐसे ही रहने देंगे और = 0। अभी देखो मुझे यहां से कुछ कॉमन मिल रहा है, इन दो टर्म को देखेंगे तो कोई चीज कॉमन होगी और लास्ट 2 टर्म से भी कॉमन होगी, लेकिन कुछ ऐसा कॉमन लेते हैं कि जो इससे कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर बचे वही इन दो संख्याओं में जब कॉमन लेंगे तब भी हमारा वही नंबर कॉमन में बचना चाहिए, यानी ब्रैकेट के अंदर वही नंबर रहना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना होता है। चलो यहां से कॉमन लेते हैं x, तो यहां पे क्या बचेगा, चूंकि x पे घात 2 है तो 1x बचेगा, प्लस यहां पे आपका 3x है, आपने x बाहर कर लिया तो कितना बचा 3, प्लस इन दो से देखो ये आपका 2x है, इन दो से देखो यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x है तो x बाहर नहीं ले सकते, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, लेकिन 2 का भाग 6 में जा रहा है, तो आप क्या करोगे 2 यहां से कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा x, और 2 का भाग 6 में दोगे तो कितने बार में जाता है 3 बार में जाता है, =0। तो एक बार जो ब्रैकेट में के अंदर नंबर है इनको हम यहाँ पे लिखते हैं x + 3, और अनदर, ठीक है, जो ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिया हुआ है ये आपने लिख दिया =0 लिख दिया। अभी क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसके सिर्फ फैक्टर नहीं करना था, हमें इसको सॉल्व करके उसके जीरो यानी कि मूल भी निकालना था, हल निकालना था। तो इसको एक एक यानी इसके एक एक गुणनखंड को हम 0 के बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x + 3 = 0, x = -3, और जब इसको रखेंगे तो x + 2 = 0, x = -2। क्लियर हुआ? तो x की वैल्यू कितनी मिली हमें, x की वैल्यू 2 मिलती है, एक मिलती है -3 और अनदर वैल्यू मिलती है -2। अब सीधा सा कहने का मतलब ये है कि ये जो x की वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू है आपकी, अगर उसको इस इक्वेशन में x की जगह पे पुट कर दिया जाए, यानी ये जो आपका इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, अगर x की जगह पुट कर दिया जाए तो ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे सीखा गुणनखंड विधि, किस विधि से, गुणनखंड विधि से सीखा यहाँ पे। और नेक्स्ट वीडियो हम सीखने वाले हैं पूर्णवर्ग विधि, और साथ ही साथ में हम सीखने वाले हैं सूत्र विधि, यानी द्विघात सूत्र विधि, जैसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य विधि। और उसके जस्ट बाद के लेक्चर में सीखेंगे जो मूल होते हैं, यानी कि जो जीरोज होते हैं, उनकी प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले तो सीखा आपका जो द्विघात समीकरण होता है उसकी क्या कंडीशन होती है, कैसे पहचानेंगे। दूसरे नंबर पे हमने सीखा कि उनके हल क्या होते हैं। तीसरे नंबर पे हमने सीखा गुणनखंड विधि से किस तरह से द्विघात समीकरण को हल करता है। तो ये हमने यहाँ पे सीखा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, और अगर चैनल पे पहली बार आप आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।